हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। जस्ट फाइन इसका टाइटल है। ये आर्टिकल एनवायरमेंटल थीम का आर्टिकल है, नई थीम है आपके लिए और बात करता है एनवायरमेंटल क्राइम्स की। अगर मौसम को नुकसान पहुंचाओगे तो कैसी सज़ाएं आपको मिल सकती हैं। आपको क्विज दिखा रहा हूँ आज का। देखो, वो आर्टिकल को पढ़ते हुए ग्रामर वोकैबुलरी को साथ में लेकर के चलना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, बाकी की चीज़ों को भी सीखना है और जो आप सीखोगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशन क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। सिंपल सा क्विज़ है, ट्राई दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे जस्ट फाइन। देखिए, जस्ट का मतलब होता है ओनली यानी कि केवल, और फाइन का मतलब होता है जुर्माना। कह रहा है अब सिर्फ जुर्माना आप पे लगेगा। एनवायरमेंटल क्राइम्स के अंदर जेल की सज़ा का प्रावधान काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप कोई ऐसा क्राइम करते हैं तो जुर्माना देकर के आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई? जस्ट फाइन। अब आ जाओ टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जस्टिस फॉर एनवायरमेंटल क्राइम्स मस्ट बी डिस्पेंस क्विकली एंड एक्विटेबली। कह रहा है जो जस्टिस है, जो न्याय है एनवायरमेंटल क्राइम्स के लिए, ऐसे गुनाहों के लिए जो पर्यावरण के खिलाफ किए जाते हैं। कह रहा है इस जस्टिस को मस्ट बी डिस्पेंस क्विकली, इसको क्विकली डिस्पेंस किया जाना ही चाहिए। डिस्पेंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, सप्लाई करना। तो जस्टिस को सबको, न्याय को सबको जल्दी से दिया जाना ही चाहिए। और कैसे दिया जाना चाहिए? एक्विटेबली दिया जाना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के बराबर बराबर दिया जाना चाहिए। तो गरीब आदमी को ज़्यादा सज़ा मिल गई, अमीर आदमी को कम सज़ा मिल गई, ऐसा ना हो। जस्टिस मिले सबको, जल्दी से मिले और बराबरी से मिले। जस्टिस की वर्ब है मस्ट बी डिस्पेंस्ड, पैसिव वॉइस है, मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिस्पेंस का मतलब है सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट, डील आउट, हैंड ओवर, किसी चीज़ को सब में बांटना। दो एडवर्ब्स यूज हुई हैं, क्विकली और एक्विटेबली। क्विकली का मतलब है जल्दी से, एक्विटेबली का मतलब है फेयरली और इक्वलिटी के साथ, बराबरी से, बिना पक्षपात के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि सारी वोकैब स्मूथली से पढ़ने के बाद आर्टिकल्स को पढ़ने में दिक्कत ना हो। देखिए, एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं, 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन ध्यान रखना, ये प्राइसेस पे आपको मिलता है ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे ही कोड को लगाओगे 499 वाला मिलेगा 375 में, 69 वाला मिलेगा आपको 525 में। टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। कोड YT10 को लगा के डिस्काउंट लेना ना भूलें। चलो, अपनी वोकैब शीट है, लास्ट हमने छोड़ा था बिगॉटरी पे कल वाले आर्टिकल में। आज है कॉर्नरस्टोन, सब्सटेंशियल, प्रिवेल, वीड आउट, मीट आउट एंड फॉरवर्डिंग। कॉर्नरस्टोन क्या होता है भाई? याद मत करो इसको। वो वाला स्टोन, वो वाला पत्थर जो घर के कोने में, नींव के कोने में लगा हुआ है। कौन सा पत्थर होगा भाई? ये होगा आपके घर की नींव, फाउंडेशन, जिसके ऊपर पूरा घर, पूरा मकान या इमारत टिकी हुई है, वही होता है कॉर्नर स्टोन। अब ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ आर्किटेक्चर में या इमारतों के जो है उसमें यूज़ करें। अगर कोई चीज़ किसी का आधार है ना, तब भी आप उसको कॉर्नर स्टोन बना सकते हैं। जैसे हार्डवर्क इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस, मेहनत जो है कामयाबी का आधार है। समझ गए ना? तो आधार बनाने के लिए, फाउंडेशन बताने के लिए इस वर्ड को अब हम यूज़ कर सकते हैं। अब कॉर्नर स्टोन को बेड रॉक, मेन स्टे, लिंचपिन भी बोलते हैं। अच्छे अच्छे एडवांस वर्ड्स हैं, बार बार आर्टिकल्स में आते हैं। इसके सिनोनिम्स है कॉर्नर स्टोन के। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है जिसमें सब्सटेंस हो, जिसमें कुछ दम हो, जो कंसीडरेबल हो, सिग्निफिकेंट हो, नोटिसेबल हो, जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सके। अब ऐसी चीज़ जिसमें दम है, जिसमें सब्सटेंस है, उसको आप नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से इस वर्ड को आपको कनेक्ट करके रखना है। इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन्स हैव बीन सब्सटेंशियल। लॉकडाउन्स के जो इफेक्ट्स हैं काफ़ी दमदार रहे हैं, कंसीडरेबल या नोटिसेबल रहे हैं, नज़रअंदाज किए जाने लायक नहीं है। सब्सटेंशियल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, सब्सटेंशियली इसकी एडवर्ब फॉर्म है। अगला वर्ड है प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है डोमिनेट करना, किसी एरिया में, किसी डोमेन में रूल करना, परसिस्ट करना, ट्रायम्फ करना।
जैसे डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स पॉवर्टी एंड करप्शन प्रिवेल, बावजूद बड़ी बड़ी बातों के, रिटोरिक के, जो है सुधारों की, रिफॉर्म्स की, करप्शन और पॉवर्टी, बेरोजगारी मतलब पॉवर्टी मतलब गरीबी, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, तो गरीबी और भ्रष्टाचार आज भी प्रिवेल कर रहे हैं, आज भी डोमिनेट कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं, बने हुए हैं, प्रचलन के अंदर हैं। समझ में आ गया? तो इसी से बनता है प्रिवेलिंग नाम का एडजेक्टिव। जो चीज़ प्रचलन में हो, आजकल चलन में हो, उसको अपने प्रिवेलिंग बोलते हैं। जैसे प्रिवेलिंग फैशन है ना, प्रिवेलिंग लैंग्वेज, प्रिवेलिंग सॉन्ग्स, प्रिवेलिंग मूवीज़, प्रिवेलिंग कल्चर, इस तरीके से। अगला वर्ड है हमारे पास वीड आउट। अगर आपने खेती वेती कभी की है तो इस वर्ड को याद करना बड़ा आसान है, नहीं भी की तो भी समझ जाओगे। वीड का मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार क्या होती है? पौधों के बीच में उगाती है, आपको उसको उखाड़ना होता है क्योंकि वो आपके रिसोर्सेज जो है ना वो सारे ले जाती है। खरपतवार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे पौधे जिनका कोई भी काम यूटिलिटी नहीं होता। तो किसान इन खरपतवार को बार बार अपने खेत में काटता रहता है ताकि जो अच्छी फसलें हैं वो उग सकें। तो वीड को आउट करना ही वीड आउट होता है। खरपतवार को क्या किया जाता है? उसको एलिमिनेट किया जाता है, इरेडिकेट किया जाता है, जड़ से उखाड़ा जाता है, अपरूट किया जाता है, वही है वीड आउट नाम की फ्रेजल वर्ब। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इज द की टू वीडिंग आउट द वायरस। सार्वभौमिक वैक्सीनेशन जो है, सबका टीकाकरण जो है, वो की है, कुंजी है वीड आउट करने की, खत्म कर देने की, इरेडिकेट कर देने की इस वायरस को। वायरस को जड़ से उखाड़ना है तो वैक्सीनेशन करवाना है। इस तरीके से वीड आउट को याद रखें। अगला वर्ड है हमारे पास मीट आउट, फ्रेजल वर्ब है। मीट आउट, डिश आउट, डील आउट और डिस्पेंस, सबका मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को। अब देखो ये ऐसा नहीं आप मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। ये वर्ड्स किसी खास तरह की चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। 4 वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं यूज़ होंगे। जस्टिस, वर्डिड, पनिशमेंट और डैमेज। समझ में आ गई? अगर न्याय दोगे, सज़ा दोगे, फैसला दोगे या किसी पे डैमेज, चोट लगाओगे, तभी मीट आउट, डिश आउट, डील आउट और डिस्पेंस को यूज़ करोगे। द कोर्ट ऑर्डर हैज़ मीटेड आउट जस्टिस टू विक्टिम्स। कोर्ट के ऑर्डर ने मीट आउट किया है, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जस्टिस को, सारे के सारे विक्टिम्स को, सारे के सारे शिकारों को। समझ में आ गई बात? तो ये 4 वर्ड्स के साथ में मीट आउट, डिश आउट यूज़ करते हैं। चलो लास्ट वर्ड है हमारा फॉरबोर्डिंग। फॉरबोर्डिंग का मतलब होता है अपशगुन भरा, ऐसी चीज़ जिसमें मनुष्यत हो। समथिंग प्रिडिक्टिंग अ बैड ओमेन। बैड ओमेन का मतलब ही होता है मनुष्यपना या अपशगुन। अ क्रैश इन क्रूड ऑयल प्राइसेस इज फॉरबोर्डिंग फॉर द ग्लोबल इकॉनमी। क्रूड के प्राइसेस में जो क्रैश आया है वो अपशगुन भरा है, मनुष्यत भरा है पूरी दुनिया की इकॉनमी यानी अर्थव्यवस्था के लिए। अब इसको ओमिनस भी बोलते हैं अपशगुन भरे को, और पोर्टेंटस भी बोलते हैं। समझ में आ गया? ओमिनस मतलब अपशगुन भरा। अब इसका बिल्कुल उल्टा क्या है? देखो बता देता हूँ, यहीं लिख रहा हूँ। कोई आपसे पूछ ले चलो जी शगुन भरे को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्पिशियस। किसी की शादी का कार्ड उठा लेना, उसमें लिखा होगा ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन मिस्टर एंड मिसेज शर्मा इनवाइट यू टू द वेडिंग। तो ऑस्पिशियस मतलब शगुन भरा। याद रह जाएगा ये वर्ड? चलो डिटेल में करवा दिए हैं 500 वर्ड्स। आ जाओ आर्टिकल पे, समरी आपको दे रहे हैं कि इस बारे में लिखा हुआ है। हमारे देश में कई सारे लॉज हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, और ये लॉज जो है ना, अगर आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हो, आप बहुत सारा धुआं छोड़ते हो, कुछ वायलेशन करते हो, तो आपको सज़ा का प्रावधान भी है जेल में, और साथ में आप पे फाइन भी लगता है। गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन लिया है जिसमें सज़ा के प्रावधान को गवर्नमेंट हटाने वाली है मोस्ट केसेस के अंदर। अब सज़ा नहीं होगी, अब आप पे लगेगा फ़ाइन, लेकिन फ़ाइन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 50-100 गुना। तो जहाँ पे पहले हज़ारों में फ़ाइन लगता था, अब करोड़ों में भी लग सकता है आपको। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये जो नया लॉ है ना, इस लॉ का लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमारा एनवायरनमेंट के क्राइम्स के अंदर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो क्विक ना हो जाए। अगर इतने सारे केस बचे हुए पड़े हैं कोर्टों के अंदर, तो फिर उस केस में क्या होगा, एनवायरमेंटल क्राइम करने वालों को कोई डर नहीं लगेगा, उनको पता है कि हमारा केस तो बहुत लंबा चलने वाला है। तो पहले अपना जस्टिस डिलीवरी सिस्टम थोड़ा सा दुरुस्त कर लो, उसके बाद सज़ा के प्रावधान को हटाना थोड़ा सा रीजनेबल लगता है। अभी सज़ा का प्रावधान हटा देना लोगों को बढ़ावा देने जैसा होगा, उनको डर जो है बिल्कुल दिमाग से निकल जाएगा। आगे बात समझ में? आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है कैसे लीगल जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को हमें सही करना चाहिए। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। कह रहे द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री टास्क्ड विद सेफ गार्डिंग इंडियाज फॉरेस्ट एंड इट्स एनवायरमेंटल एसेट्स proposes to amend sections of key environmental legislation and make them less threatening to potential violators।
कह रहा है हमारी जो यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है, हमारा जो केंद्रीय मौसम जो है विभाग है ना, मौसम जो है मंत्रालय है, ऐसा समझ लो। कह रहा है ये जो मिनिस्ट्री है ना, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, जो टास्क विद है, जिसको काम मिला हुआ है। व्हेन यू आर टास्क विद समथिंग, आपको कोई टास्क मिला हुआ है, कह रहे जिस पे जिम्मेदारी है, किस चीज़ की भाई, सेफ गार्ड करने की, महफूज रखने की भारत के जंगलों को और एनवायरमेंटल एसेट्स को। कह रहा है ये जो मिनिस्ट्री है ये प्रपोज करती है, ये सबके सामने प्रपोजल रखती है, और किसका, अमेंड करने का, सुधार लाने का, और किसमें, कई सेक्शंस में, कई कानूनों में जो है की एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के, एक बहुत ही एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के कानून के। और कह रहा है बनाने का प्रपोज पहला क्या करती है कि अमेंड कर दें, और दूसरा प्रपोज करती है कि बना दिया जाए, मेक कर दिया जाए इनको कम चुनौती भरा, कम डराने वाला, थ्रेटनिंग पोटेंशियल वायलेटर्स के लिए, ऐसे वायलेटर्स के लिए, ऐसे उल्लंघन करने वालों के लिए जो पोटेंशियल हैं, जो भी कभी भी उल्लंघन कर सकते हैं, आज नहीं की कल कर देंगे, परसों कर देंगे। आगे बात समझ में। तो मिनिस्ट्री जो है ना, जिसके पास ये जिम्मेदारी है, ये मिनिस्ट्री इस बात को प्रपोज कर रही है, दो चीज़ों को, एक तो कई सेक्शंस के अंदर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के हम अमेंडमेंट करेंगे, दूसरा सारे के सारे कानूनों को वायलेटर्स के लिए कम थ्रेटनिंग, कम डरावना बनाएंगे। अब आपको वायलेशन करने से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है। मिनिस्ट्री की ओर प्रोपोजेस सेफ गार्ड करना, मतलब सेफली किसी को गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, महफूज रखना। लेजिस्लेशन, इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी आगे करवाऊंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, रेक्टिफाई या मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को संशोधित करना। वायलेटर्स वो लोग होते हैं जो वायलेशन करते हैं, जो बदमाश होते हैं, रॉन्ग डूअर होते हैं, अपराधी होते हैं। अपराधियों, रॉन्ग डूअर्स के लिए मिसक्रिएंट नाम का वर्ड आप बहुत बार देखेंगे, और एक वर्ड देखेंगे परपेट्रेटर, ठीक है, बार बार आर्टिकल्स में ये वर्ड्स आएंगे, मिसक्रिएंट, परपेट्रेटर, जो आदमी गलती करे, कानून को तोड़े, कोई अपराध करे। कह रहा इंडिया हैज़ 8 cornerstone pieces of legislation that define a regulatory framework to ensure that natural resources are not wantonly exploited, acts of pollution are apprehended, and there is a mechanism to punish and deter violators. अब कह रहा है हमारा वो कानून कौन सा है जिसको ये अमेंड करना चाहती है। कह रहा है इंडिया के पास 8 महत्वपूर्ण पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन है, 8 टुकड़े हैं कानून के, और कैसे हैं, कॉर्नर स्टोन, बिल्कुल फाउंडेशनल। कॉर्नर स्टोन याद है ना, आधार में, नींव के अंदर। तो इंडिया के पास 8 लेजिस्लेशन की, 8 लेजिस्लेशन का एक कॉर्नर स्टोन लेजिस्लेशन है, जो कि डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, पॉलिसी से रिलेटेड ढांचे को। और किस लिए भाई, ताकि इंश्योर किया जा सके, पक्का किया जा सके इस चीज़ को, दैट वो ये कि हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं, हमारे पर्वत, पहाड़ है ना, जंगल, ये नहीं एक्सप्लॉइट हों, इनका दोहन ना हो। और कैसे, वांटनली। वांटनली का मतलब होता है बिना किसी मोटिवेशन के, ऐसे जंगल में कोई आग लगा के चला गया है ना, तो बिना किसी मोटिवेशन के इनका एक्सप्लॉइटेशन से ना हो। दूसरा, एक्ट ऑफ पोल्यूशन जो है वो हमेशा पकड़े जाएं, एप्रीहेंड किए जाएं, उनके ऊपर गिरफ्तारी हो। और तीसरा, एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म हो, सिस्टम हो, ताकि पनिश किया जा सके और रोका जा सके वायलेटर्स को, मिसक्रिएंट्स को, परपेट्रेटर्स को। आगे बात समझ में। तो 8 कानून है इंडिया के पास, वो सारे के सारे कानून अच्छे से इंश्योर करते हैं, डिफाइन करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, और पक्का करते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना हो, पोल्यूशन के केसेस को अच्छे से पकड़ सकें, और वायलेटर्स को हम डरा भी सकें और पनिश भी कर सकें, उनको ये काम करने से डिटर यानी रोक भी सकें। इंडिया की वर्ब है हैज़, दैट की वर्ब है डिफाइन। दैट आया है पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन के लिए, है ना, तो पीसीज प्लूरल है, इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल है दैट की। रिसोर्सेज की वर्ब है आर, वांटनली मतलब बिना मोटिवेशन के, ऐसे ही, है ना, एवं ही किसी काम को कर देना वांटनली। अच्छा, रिसोर्सेज की वर्ब है आर एक्सप्लॉइटेड, पैसिव वॉइस में। एक्ट्स ऑफ पोल्यूशन की वर्ब है आर एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंड एक वर्ड है इंग्लिश में, इसका 2 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग है किसी चीज़ को समझना, और दूसरा मीनिंग है किसी चीज़ को पकड़ना, कैच करना या अरेस्ट करना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, तो आप बोल सकते हो आई कैन नॉट एप्रीहेंड इट। और अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया ना, तब भी आप बोल सकते हो आई वॉज एप्रीहेंडेड, पैसिव वॉइस में, आई वॉज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस। तो ये है ब्यूटी इस वर्ड की, दोनों तरीके से ये वर्ड यूज़ किया जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका 2 मीनिंग कैसे बने, कोई पूछ ले आपसे सर ये अलग अलग मीनिंग कैसे हैं। भाई इसमें अरेस्ट किया जा रहा है किसी इंसान को, और जब आप समझते हो ना किसी चीज़ को, तो आप नॉलेज को अरेस्ट करते हो। तो आप कैच तो कर रहे हो, लेकिन इस केस में नॉलेज, और इस केस में किसी इंसान को। चलो, मैकेनिज्म की वर्ब है इस। अब और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट था, ऊपर छोड़ के आए हैं, यहाँ पे उसको कर लेते हैं।
इंग्लिश में बहुत सारे नाउन्स हैं जो देख के आपको लगता है काउंटेबल होंगे, लेकिन वो नाउन्स एक्चुअली काउंटेबल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इन नाउन्स को कभी भी प्लूरल मत बनाओ और इन नाउन्स को कभी भी प्लूरल वर्ब मत दो। अब ये सारे नाउन्स आपके सामने हैं, लेजिस्लेशन, रिसर्च, इक्विपमेंट, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, फर्नीचर, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़। मोटे मोटे लिख दिए हैं और 4-5 भी होंगे, ग्रामर की सीरीज़ में हो चुके हैं, बेसिक्स के अंदर जाओगे तो मिल जाएगा। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे। 2 रिसेंट रिसर्चेस हैव प्रूव दिस थ्योरी। हाल में 2 रिसर्चेस ने प्रूव किया है इस थ्योरी को। देखो क्या लिखा हुआ है, रिसर्चेस। रिसर्च क्या है, रिसर्च एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आप यहाँ से रिसर्च को निकाल दें। आ गई बात समझ में। पर रिसर्च तो 2 हैं, कैसे काउंट करें इनको भाई। अगर मैं ES को निकाल दूंगा तो 2 रिसर्च को कैसे काउंट करूँगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से रिसर्चेस का ES तो निकाल दें, रिसर्चेस का ES तो निकाल दें, ठीक है, और यहाँ पे लिख दें पीसीज ऑफ। इससे आप क्या बता रहे हो, 2 जो पीसीज ऑफ रिसर्च है ना, 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने प्रूव किया है इस थ्योरी को। अब ये जो वर्ब है ना, ये पीसीज के हिसाब से आएगी, पीसीज ऑफ रिसर्च के हिसाब से प्लूरल, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही ऑल ऑफ दीज लेजिस्लेशंस में फेल द कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। सारे के सारे लेजिस्लेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी को, न्यायिक जांच को फेल कर सकते हैं। लेजिस्लेशंस बहुत सारे हैं, आपकी बात मान गया, लेकिन लेजिस्लेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पीछे का एस निकाल दो। आपको प्लूरल चाहिए ना, तो ऑल ऑफ दीज पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन ऐसा लिख दो, बात बन जाएगी। वैसे ही आओ कुछ ब्रेड्स खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेड को काउंट नहीं किया जा सकता, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है। इस केस में भी लिखो लेट्स हैव अ फ्यू, मैंने कॉपी किया था यार, आया नहीं, पीसीज ऑफ ब्रेड्स, पीसीज ऑफ ब्रेड। अच्छा, ब्रेड को निकाल देना, एस को निकाल देना पीछे से। वैसे ही द एग्जामिनर गेव एवरीवन 2 पेपर्स टू राइट द आंसर। एग्जामिनर ने सभी को 2 पेपर दिए, एग्जामिनर ने राइट करने के लिए आंसर को। अब 2 पेपर हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हो, पेपर का एस निकाल दो और इसके आगे लिख दो 2 पीसीज ऑफ। जब भी काउंट करने की बात आएगी, आप पीसीज नाम के जो है फ्रेज को यूज़ कर लेना, पीसीज ऑफ। वैसे ही आई हैव 3 एडवाइसेज फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। मेरे पास 3 सलाहें हैं वो स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 3 पीसीज ऑफ एडवाइस, पीछे का एस निकाल दो। समझ में आ गया फॉर्मूला। अब याद रख लेना एक चीज़ और, ब्रेड के साथ में लॉफ भी आ जाता है और यहाँ पे स्लाइस भी आ जाता है, तो स्लाइसेस एंड लॉफ्स भी लिख सकते हो। और पेपर के साथ में लीफ भी आ जाता है, ठीक है, पेपर के साथ में लीफ भी आ जाता है पीसीज की जगह। ब्रेड के केस में लॉफ या स्लाइस भी आ जाता है, बाकी केस में पीसीज ऑफ ही चलेगा। अब देखो यही यहाँ पे हुआ है, ऊपर लेजिस्लेशन लिखा हुआ था, है ना, और ये कितने थे, ये 8 थे, तो हमने क्या लिखा, 8 कॉर्नरस्टोन पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन। अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंडर प्रोविजंस इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन violators are punishable with imprisonment up to 5 years or with a fine up to 1 लाख रुपये और both। कह रहे हैं इन प्रोविजंस के अंडर में और किसमें, जो हाल में लेजिस्लेशन चल रहा है, जो कानून अभी चल रहे हैं, कह रहा है उनके अंडर में जो वायलेटर्स होते हैं, जो उल्लंघन करता होते हैं, वो पनिशेबल हैं, उन पर फाइन लग सकता है, पनिशमेंट मिल सकती है 1 साल की 5 साल की इम्प्रिजनमेंट की, 5 साल की जेल की सज़ा की, और या फिर फाइन लग सकता है 1 लाख तक का, या फिर दोनों ही काम हो सकते हैं, फाइन भी और पनिशमेंट भी। वायलेटर्स की वर्ब है आर। वायलेटर्स वो हैं जो ब्रीच करते हैं, उल्लंघन करते हैं, मिसक्रिएंट्स परपेट्रेटर्स। कह रहा है वर वायलेशंस टू कंटिन्यू देयर इज एन एडिशनल फाइन ऑफ अप टू ₹5,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज आफ्टर द कॉन्विक्शन। आगे बता रहे अगर वायलेशंस कंटिन्यू हो जाएं, वर वायलेशंस टू कंटिन्यू, स्ट्रक्चर में आपको भी करवा दूंगा, अगर ये काम आगे चलता रहे ना बदमाशी, तो एक ऐसा एडिशनल फाइन भी लग सकता है 5,000 रुपये का हर उस दिन के लिए जिसके दौरान ड्यूरिंग विच ऐसा फेलियर या ऐसा उल्लंघन, कॉन्ट्रावेंशन या वायलेशन कंटिन्यू रहता है कॉन्विक्शन के बाद में। कॉन्विक्शन का मतलब है आपके ऊपर जो ब्लेम्स लगे हैं वो प्रूव हो गए हैं। अब ब्लेम प्रूव होने के बाद भी अगर आप करते रहते हो ना, तो रोज़ 5,000 रुपये का एडिशनल फाइन भी आपको लगता रहेगा। स्ट्रक्चर समझ में आ गई। वायलेशंस की वर्ब है वर टू कंटिन्यू, कॉन्ट्रावेंशन फेलियर दोनों की वर्ब है कंटिन्यूस, ठीक है। एडिशनल फाइन जो है ना, इसकी वर्ब है इज।
देर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए एडिशनल फाइन जो सब्जेक्ट है वर्ब के बाद में रखा गया है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर फटाफट देख लो क्या है भाई, वर्ब वॉयलेशंस टू कंटिन्यू, ऐसे कैसे बन गई स्ट्रक्चर। ये है सर सेकंड कंडीशनल, उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म। वैसे तो ये सेकंड कंडीशनल नहीं बना हुआ, इसने अपने हिसाब से मिक्स करके लगाया हुआ है, लेकिन ऑल्टरनेटिव फॉर्म वही है सेकंड कंडीशनल की। सेकंड कंडीशनल क्या होता है, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर पुतिन यूएस का प्रेसिडेंट हो तो अमेरिका अपनी हेजेमनी को लूज ना करे, है ना, इस तरीके से अपने यूज़ करते हैं। अगर तुम पढ़ो तो तुम पास हो जाओ, जिसमें आपको थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी लगती है किसी काम को होने की, वहाँ पे आप लगाते हैं सेकंड कंडीशनल। अब इसकी खासियत क्या है, इफ़ पुतिन वर द यूएस प्रेसिडेंट यूएस वुड नॉट लूज इट्स हेजेमनी, ठीक है। तो इसमें कंडीशन ये है कि आप इसमें इफ़ को रिमूव भी कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, और वो करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, आपको इफ़ को यहाँ से रिमूव करना है और वर को उठा के शुरू में ले आना है। कहाँ ले आना है, शुरू में, बस। वर पुतिन द यूएस प्रेसिडेंट यूएस वुड नॉट लूज इट्स हेजेमनी, इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ये सिर्फ तभी लग सकती है जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब एक्शन वाली ना हो, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब है वर, एक्शन तो कोई है नहीं, तो लिंक वर्ब के केस में आप सेकंड कंडीशनल में वर को शुरू में ला सकते हो। एक और सेंटेंस बनाओ, वहाँ भी देखोगे आप इसी तरीके से, इफ़ द पुलिस वर टू अरेस्ट द यूनियन लीडर्स वर्कर्स वुड राइट, अगर पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं यूनियन लीडर्स को तो वर्कर्स राइट कर देंगे, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो दंगा कर देंगे, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। यहाँ पे वर के बाद में इन्फिनेटिव आ रहा है, टू अरेस्ट, ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं, फ्यूचर को बताती है, आई एम टू गो, पुलिस वर टू अरेस्ट, है ना। तो मेन वर्ब तो आपकी यहाँ पे लिंक वर्ब ही है। अगेन आप इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म बना सकते हो, देखो कुछ ऐसी बनेगी। चलो, यहाँ पे आपको इफ़ को निकाल देना है ऐसे करके, और वर को उठा लेना है, शुरू में ले आना है। तो वर द पुलिस टू अरेस्ट द यूनियन लीडर्स, और उसी तरीके से वर वॉयलेशंस टू कंटिन्यू। क्लियर है ना, मैथ्स की तरह है, मैथ्स लॉजिक से चीज़ें सीखने की कोशिश किया करो। ऐसे वर को उठाया, इफ़ को निकाला, स्ट्रक्चर की ऑल्टरनेटिव फॉर्म बन गई। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर जेल टर्म्स टू एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, ऐसा भी एक प्रोविज़न है कि जेल टर्म्स को एक्सटेंड किया जा सकता है 7 सालों तक, ऐसा भी एक कानून हमारे पास है। प्रोविज़न मतलब कानून। करेक्ट, अंडर द न्यू अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड द मिनिस्ट्री सेज it wants to weed out fear of imprisonment for simple violations and therefore have such violations invite only monetary fines। कह रहे नए अमेंडमेंट जो हैं, जो अंडर उनके अंडर में, और वो अमेंडमेंट जो भी प्रपोज किए गए हैं, प्रपोज यहाँ पे एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव है अमेंडमेंट्स के लिए। कह रहे नए सुधारों के अंडर, और वो सुधार जिनको भी प्रपोज किया गया है, मिनिस्ट्री ऐसा कहती है कि ये चाहती है कि ये वीड आउट करे। वीड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को इरेडिकेट करना, बताया था ना आपको खरपतवार को, वीड को कैसे आउट करते हैं। तो ये चाहती है कि पूरी तरीके से ख़त्म कर दे उस डर को जो है जेल जाने का, इम्प्रिजनमेंट का, और किसके लिए, सिंपल वॉयलेशंस के लिए, बहुत छोटे छोटे उल्लंघनों के लिए। और कह रहा है इसीलिए ये भी चाहती है, इसीलिए कि ये ऐसी वॉयलेशन से इन्वाइट करवाए सिर्फ मॉनेटरी फाइन्स को, सिर्फ पैसे के जो है हर जाने को, जुर्माने को। आई बात समझ में। मिनिस्ट्री की वर्ब है सेज, इट की वर्ब है वांट्स, एंड इट वांट्स टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज टू वीड आउट फियर, एंड सेकंड थिंग इज टू हैव सच वॉयलेशंस इनवाइट। आ गया ना बात समझ में। टू वीड आउट एंड टू हैव, दूसरी बार टू लगाया नहीं गया है हैव के पहले। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब बनी हुई है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इसको देख लेते हैं। वीड आउट आप देख लेना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना जड़ से ही, है ना। इम्प्रिजनमेंट, इनकार्सरेशन, जेल, किसी को जेल में डालने को बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट। इनकार्सरेशन एक एडवांस वर्ड है किसी के कारावास के लिए, ठीक है, इनकार्सरेशन। चलो अब ये स्ट्रक्चर देखनी है, हैव वाली, पॉजिटिव वाली, हैव वॉयलेशंस इनवाइट। देखो बड़ी आसान है, हैव की पॉजिटिव स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी मेरे साथ कर चुके हो। आई विल हैव समवन क्लीन द ऑफिस, मैं किसी से ऑफिस को क्लीन करवाऊंगा। समवन को बुलाऊंगा और समवन क्लीन करेगा ऑफिस को मेरे कहने पे, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर। जब आप हैव नाम की पॉजिटिव वर्ब को यूज़ करते हो, देखो पॉजिटिव गेट भी है, पॉजिटिव मेक भी है, हम उन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप हैव नाम की पॉजिटिव वर्ब को यूज़ करते हो तो आपको देखना है हैव के बाद में किस प्रकार का नाउन आ रहा है। अगर ऐसा नाउन आ रहा है जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, तब तो आपको एक्शन यूज़ करना है बेस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया है क्लीन को, ठीक है, बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म में। लेकिन
अगर केस ऐसा हो कि हैव के बाद में जो नाउन आ रहा है उसके ऊपर एक्शन किया जाए तब हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। मान लीजिए इसी सेंटेंस को मुझे पैसिव में लिखना हो, मैं बोलूँगा आई, कॉपी कर लूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हैव के बाद में मान लीजिए ऑफिस लिख दूँ और यहाँ पे मुझे क्लीन्ड लिखना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 को लगाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा बाय समवन। सेंटेंस दोनों एक ही हैं। मैं किसी से ऑफिस साफ़ करवाऊंगा, आई विल हैव समवन क्लीन द ऑफिस, और मैं किसी से ऑफिस को साफ़ करवाऊंगा, बात वही है। हैव के बाद में जिसको साफ़ करवाया गया ऑफिस वो आ चुका है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इसको बोलते हैं पैसिव कॉजेटिव, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही आई टोल्ड माई असिस्टेंट टू हैव समवन क्लीन द हाउस, मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला कि मेरा हाउस किसी से क्लीन करवा दो, ये है एक्टिव के अंदर। पैसिव आप खुद बनाएंगे सभी के सभी लोग। हाउस को आप समवन की जगह रखेंगे, समवन को आप हाउस की जगह रखेंगे बाय से जोड़ करके, और क्लीन को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। सबको पैसिव बनाना है, कमेंट्स में डालना है। चलो अब यहाँ भी यही हुआ हुआ है, देयरफॉर हैव सच वायलेशंस इनवाइट, मिनिस्ट्री चाहती है कि इन वायलेशन से, इन उल्लंघनों से इनवाइट करवाया जाए मॉनेटरी फाइन्स को, हर्जानों को। चलो आगे बढ़े, कह रहे हाउएवर सीरियस एनवायरमेंटल क्राइम्स दैट कोज ग्रेव इंजरी और डेथ वुड इनवाइट इम्प्रिजनमेंट अंडर द IPC। कह रहा है हालांकि जो सीरियस एनवायरमेंटल क्राइम्स हैं जो कि कोज करते हैं किसी गंभीर चोट को, ग्रेव इंजरी को, या फिर किसी की डेथ को, मौत को, कह रहा है ऐसे क्राइम्स इनवाइट करेंगे इम्प्रिजनमेंट को, जेल की सज़ा को, इस पीनल कोड के अंडर में, अंडर द IPC। समझ में आ गया। क्राइम्स की वर्ब है वुड इनवाइट, दैट की वर्ब है कोज। दैट आया ऑफ कोर्स क्राइम्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। सीरियस और ग्रेव एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर। कह रहे दीज पेनल्टीज वुड बी डिसाइडेड बाय एन एजुकेशन ऑफिसर। कह रहे इन पेनल्टीज को डिसाइड किया जाएगा एक एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा। एजुकेशन वर्ड का मीनिंग होता है इंग्लिश में सेटलमेंट या पंचायती। आप दो झगड़े के बीच में जाते हो, दो लोगों के बीच में पंचायती करते हो ना, अच्छा भाई तुमने ऐसा बोला था, तुम इससे माफ़ी मांग लो, तुम लड़ाई झगड़ा बंद करो, ये सब पंचायती को इंग्लिश में बोलते हैं सेटलमेंट या एजुकेशन। ये पेनल्टियों को डिसाइड करेगा एक पंचायती ऑफिसर, एजुकेशन सेटलमेंट अधिकारी। और कह रहे हैं एंड ट्रांसफर टू एन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड, और ये सारी पेनल्टियाँ जो है ट्रांसफ़र की जाएंगी इस प्रकार के एक फंड के अंदर, सारा पैसा इकट्ठा करके फंड में डाल दिया जाएगा। पेनल्टी की वर्ब है वुड बी डिसाइडेड एंड वुड बी ट्रांसफर्ड। वुड बी दो बार ना लिखा जाए, इसलिए यहाँ लिख के दूसरी बार इसको ओमिट किया गया है। कह रहा मोर ओवर द क्वांटम ऑफ पोटेंशियल फाइन्स हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम बियॉन्ड 1 लाख रुपीज़ टू एज मच एज 5 करोड़ रुपीज़। कह रहा है इससे भी ज़्यादा, मोरओवर का मतलब होता है जो आपको मैंने बताया उस सब चीज़ के ऊपर, इससे भी ज़्यादा। कह रहा है इससे भी ज़्यादा जो क्वांटम है, जो मात्रा है पोटेंशियल फाइन्स की, ऐसे हर्जानों की, जुर्मानों की जो लग सकते हैं, कह रहा है इसको रेज कर दिया गया है। कहाँ से? 1 लाख रुपए के बियॉन्ड से, और कहाँ तक? 5 करोड़ रुपयों तक। तो 5 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। आज तक सिर्फ 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान हुआ करता था, तो जुर्माना बढ़ गया। क्वांटम की वर्ब है हैज़ बीन रेज्ड, क्वांटम मतलब मात्रा, अमाउंट वर्ब सिंगुलर है, क्वांटम सिंगुलर नाउन है, पैसिव वॉइस में वर्ब लगी हुई है। बढ़े आगे, कह रहा है दीज प्रपोजल्स आर नॉट येट लॉ एंड हैव बीन प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन फॉर फीडबैक। कह रहा है ये प्रपोजल्स अभी भी कानून के रूप में नहीं आए हैं, अभी भी कानून नहीं बने हैं, और इनको रखा गया है, प्लेस किया गया है पब्लिक डोमेन में फीडबैक के लिए, लोगों के सजेशंस के लिए। पब्लिक डोमेन का मतलब है इंटरनेट पर रखा गया है या न्यूज़पेपर में लगाया गया इनको, ताकि लोगों का फीडबैक आए, तब इनको कानून बनाया जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा इन प्रपोजल्स की गलतियाँ क्या है ना। कह रहा है द क्वेश्चन ऑफ वेदर द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट्स एक्ट्स एज अ डिटरेंस हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री विद बोथ प्रोपोनेंट्स एंड ओपोनेंट्स। कह रहे जो सवाल है ना, क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन? इस चीज़ का ऑफ कि हाँ या ना, वेदर, कि जो थ्रेट है, जो डर है, जो धमकी है जेल में डाल देने की, इम्प्रिजनमेंट की, कह रहा है हाँ या ना ये धमकी काम करती है नहीं करती है, एक डेटरेंट के तौर पे, एक रुकावट के तौर पे। कह रहा है ये जो सवाल है ना, इस सवाल की हैज़ एक रही है लंबी सी हिस्ट्री,
और किसके साथ? दोनों के साथ ही रही है, प्रोपोनेंट और ओपोनेंट्स के साथ में। प्रोपोनेंट और ओपोनेंट कौन है भाई? ओपोनेंट वो है जो अपोज करें, प्रोपोनेंट वो है जो प्रो में हो, सपोर्ट करें। तो अगर इस लॉ को, इस पूरे जो आप प्रपोजल को देखो तो इसके सपोर्टर और इसके अपोजर्स, ओपोनेंट्स, दोनों की ही लंबी हिस्ट्री रही है इस सवाल के साथ में। दोनों ने ही खूब बातचीत इस सवाल पे की है। क्वेश्चन की वर्ब है हैज़, थ्रेट की वर्ब है एक्ट्स। डेटरेंट मतलब रुकावट, हिंड्रेंस या इम्पेडिमेंट। कह रहे द प्रपोज अमेंडमेंट्स डू नॉट कवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विच मेक अप a substantial fraction of environmental crime and would continue to invite existing penal provisions। कह रहे जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, जो अभी सुधार प्रपोज किए गए हैं, पब्लिक फीडबैक में रखे गए हैं डोमेन में, कह रहे ये अमेंडमेंट्स कवर करते ही नहीं हैं। और किसको? जंगलों और वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन को। किसी जानवर को मारा आपने, जंगली जानवर को, वन्य जीव को, या किसी जंगल को जलाया, तो उस डिस्ट्रक्शन में ये सारे कवर जो हैं वो डिस्ट्रक्शन इसमें कवर नहीं होती है। अब कह रहे हैं ये जो सारे के सारे काम है ना, ये वाले काम, ये मेकअप करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, अकाउंट फॉर करते हैं एक बहुत ही बड़े सब्सटेंशियल फ्रैक्शन को, हिस्से को एनवायरमेंटल क्राइम के। तो ज़्यादातर मौसम से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये तो उनको कवर करते नहीं है। और कह रहा है इसलिए ये कंटिन्यू करेंगे, ये दोनों की दोनों चीज़ें, ये कंटिन्यू करेंगी, जारी रहेंगी इनवाइट करना हाल में चल रही पीनल प्रोविजंस को। तो इनके केस में अभी भी जेल में सजा ही मिलेगी, कोई फाइन वाइन नहीं लगेगा। अमेंडमेंट्स की वर्ब है डू नॉट कवर, विच की वर्ब है मेकअप। मेकअप का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। विच की दूसरी वर्ब है वुड कंटिन्यू, विच मेकअप एंड विच वुड कंटिन्यू। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, पोर्शन, प्रोपोर्शन, भाग, पार्ट। सब्सटेंशियल का मतलब होता है नज़रअंदाज ना करने लायक, जिसमें सब्सटेंस हो, जिसमें दम हो, कंसीडरेबल हो, नोटिसेबल हो। अब यहाँ पे छोटा सा पोज देंगे, सेंटेंस आपने समझ लिया है। सब्सटेंशियल का मीनिंग मैंने आपको बताया, सब्सटेंटिव का मीनिंग आप मुझे बताएंगे, सोच के बताना, और जिनको नहीं आता गूगल से निकाल लो। सब्सटेंशियल, सब्सटेंटिव दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सब्सटेंटिव का मीनिंग जिनको आता है कमेंट्स में डालना, जिनका सही होगा मैं हार्ट दे दूंगा, पता लग जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल क्राइम इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप सजेस्ट दैट फाइनिंग इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ पनिशमेंट। जो रिसर्च हुई है एनवायरमेंटल क्राइम्स में, अमेरिका में, यूरोप में, ये सजेस्ट करती है कि जो फाइन करने का काम है, फाइनिंग जो है सबसे कॉमन तरीका है पनिशमेंट का। हर जगह सिर्फ फाइन से ही काम चलाया जाता है। रिसर्च की वर्ब है सजेस्ट, फाइनिंग की वर्ब है इज। द लगा यूनाइटेड स्टेट्स के आगे, लगना भी है, आपको पता है क्यों लगता है ऑलरेडी। कह रहा है इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट वायलेशंस एज वेल एज अ वोफुली स्लो रिड्रेस सिस्टम। कह रहा है इंडिया की एक लंबी हिस्ट्री रही है, लंबा इतिहास रहा है कॉरपोरेट वायलेशंस का, कंपनियों के द्वारा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए जाने का, और साथ ही साथ एक ऐसे रिड्रेस सिस्टम का, एक ऐसे रेमेडियल, एक ऐसे सेटलमेंट सिस्टम का जो वोफुली वो है जो खस्ता हाल तरीके से बहुत ही कमज़ोर या धीमा है। वोफुली मतलब खस्ता हाल तरीके से, मिजरेबली। इंडिया की वर्ब है हैज़, वोफुली खस्ता हाल, रिड्रेस मतलब जस्टिस या रेमेडी सिस्टम, जिसमें आपका कोर्ट में सुनवाई हो, आपको जस्टिस मिले, ये सिस्टम कहलाता है रिड्रेस सिस्टम। कह रहा है एन एनालिसिस बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट फाउंड दैट इंडियन कोर्ट टुक बिटवीन 9 to 33 years टू क्लियर अ बैकलॉग ऑफ केसेस फॉर एनवायरमेंटल वायलेशंस। कह रहा है एक एनालिसिस हुआ इस संस्था के द्वारा, इस एनालिसिस ने ये पाया कि भारत की कोर्ट्स ने, अदालतों ने ले लिया 9 से 33 साल क्लियर करने में पुराने केसेस की बैकलॉग ऑफ केसेस को एनवायरमेंटल वॉल्यूशंस के लिए। तो इतने साल, कम से कम 9 साल तो कोर्ट लेती है किसी एनवायरनमेंट के केस को, वॉल्यूशंस को सेटल करने में, और कभी कभी 33 साल तक भी कोर्ट ले चुकी है। समझ में आ रहा है कितनी ग्रेव है सिचुएशन। एनालिसिस की वर्ब है फाउंड, कोर्ट की वर्ब है टुक। बैकलॉग का मतलब होता है पुरानी पेंडेंसी, बैक मतलब पुराना, लॉग मतलब एंट्री। जो पुरानी एंट्रियां पड़ गई हैं, पेंडेंसी जिनकी आ चुकी है, जो पेंडिंग है, वही कहलाता है बैकलॉग। बढ़े आगे, वर्ड्स को पकड़ के तोड़ना सीखो, आधे वर्ड्स तो ऐसे याद हो जाते हैं। कह रहा है स्टार्टिंग विद 2018 क्लोज टू 45,000 केसेस वर पेंडिंग। एक सेकंड रुक जाना है ना। स्टार्टिंग विद 2018 क्लोज टू 45,000 केसेस वर पेंडिंग फॉर ट्रायल। कह रहे 2000 से अगर शुरू करें तो लगभग 45,000 केसेस पेंडिंग थे ट्रायल के लिए, जिनका ट्रायल अभी भी शुरू होना बाकी है। और कह रहे एंड
अनदर 35,000 केसेज वर एडेड इन दैट ईयर। 35,000 केसेज उसी साल में और नए ऐड हुए थे। तो 45,000 पुराने हैं, 35 उसी साल में ऐड हो गए हैं, समझ रहे हो। ये 45,000 को 9 साल अभी और लग सकते हैं। तो कितने सारे केस अभी भी पेंडिंग हैं कोर्ट्स के अंदर। 45,000 की वर्ब है वर, 35,000 की वर्ब है वर एडेड। स्टार्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब स्टार्ट करोगे 2018 से तब इतने केस पेंडिंग हैं। कह रहा है मोर देन 90% ऑफ केसेज वर पेंडिंग फॉर ट्रायल इन 5 of 7 मेजर इन्वायरमेंटल लॉज। कह रहे 90% से ज़्यादा केसेज जो थे वो पेंडिंग थे ट्रायल में 7 में से 5 मेजर इन्वायरमेंटल लॉज के अंडर। तो पर्यावरण पे, मौसम पे 8 कानून है ना, 7 है या 8 है देख लेना, 7 है या 8 है। 7 में से 5 जो थे ना बड़े बड़े, उनमें 90% केसेज पेंडिंग हमारे रहते हैं। 90 की वर्ब है वर। कह रहे वाइल फाइन्स वुड थ्योरेटिकली हेल्प विद फास्टर रिड्रेस, large environmental fines will continue to be contested in courts, adding to the prevailing practice of tardy justice। कह रहे जहाँ फाइन्स जो हैं थ्योरेटिकली, अगर थ्योरी के तौर पे देखें, पेपर पे देखें, तो हेल्प कर सकते हैं, कुड हेल्प। और किसमें? तेज़ी से फैसला लाने में, रिड्रेसल लाने में। फ़ाइन लगाओ, रिड्रेस करो, केस को ख़त्म करो। कह रहे जहाँ ये फ़ाइन इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। वहीं पे हुआ क्या, बड़े बड़े जो एनवायरमेंटल फाइन्स हैं ना वो जारी रहेंगे, कंटेस्ट होना, उनके ऊपर बहस होना कोर्ट्स के अंदर, अदालतों में। और ये काम कैसे होगा? ऐड टू करते हुए, इंक्रीज़ करते हुए जो अभी प्रिवेलिंग है, जो प्रचलन में है, जो प्रैक्टिस, और किसकी? टार्डी जस्टिस की, देरी से आने वाले न्याय की। टार्डी का मतलब है एकदम खस्ताहाल, धीमे धीमे आने वाला। तो फाइन से हेल्प तो मिलेगी, लेकिन बड़ा फाइन कोई भी आदमी सीधे सीधे पे करेगा नहीं, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट केस को लंबा खींचेगा, और पहले से ही कोर्ट बड़े केसेस के नीचे दबी हुई है। फाइन्स की वर्ब है कुड हेल्प, फाइन्स की वर्ब है विल कंटिन्यू। एडिंग टू प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब ये काम होगा तब ये काम साथ साथ होता जाएगा। ऐड टू का मतलब होता है इंक्रीज करना, इजाफा करना। प्रिवेलिंग जो भी चल रहा हो, डोमिनेटिंग हो, रूलिंग हो, जो प्रचलन में हो, चलन में हो, है ना, प्रिवेलिंग डांस, प्रिवेलिंग सॉन्ग, प्रिवेलिंग कल्चर। कह द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट माइट हैव एक्टेड एज अ डेटरेंट इन इंडिया वेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन इज अंडर पार। कह रहे जो डर था ना, जो धमकी थी इम्प्रिजनमेंट की, जेल जाने की, इसने एक्ट किया होता, माइट हैव एक्टेड, एक रुकावट के तौर पे, एज अ डेटरेंट। भारत जैसे देश में, इंडिया में, जहाँ पे जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो असरदार होने की क्वालिटी है एनवायरमेंटल रेगुलेशन की, पर्यावरण से जुड़े कानूनों की, वो अभी भी अंडर पार है, अभी भी सब स्टैंडर्ड है, बिलो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे ठीक से इफ़ेक्टिवनेस नहीं होती है कानूनों की, इसलिए ये डर बना रहना चाहिए था कि आप जेल में जा सकते हैं। थ्रेट की वर्ब है माइट हैव एक्टेड। मॉडल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा हो सकता था। कुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3, याद है ना सारी स्ट्रक्चर्स। इफेक्टिवनेस की वर्ब है इस। जब आप अंडर पार होते हो या बिलो पार होते हो तब आप सब पार होते हो, बिलो स्टैंडर्ड होते हो। आसपास की कंट्रीज से आपको कंपेयर किया जाता है तो आप उनसे कमतर निकलते हो। और जब आप एट पार होते हो तो आप सबके बराबर होते हो, एज पर स्टैंडर्ड्स होते हो, है ना। एट पार और बिलो पार और अंडर पार, ऐसे इनको याद रखें। कह रहा है जस्टिस फॉर एनवायरमेंटल क्राइम्स मस्ट बी डिस्पेंस क्विकली एंड एक्विटेबली बिफोर टिंकरिंग विद द लॉ टू मेक इट लेस फॉरवर्डिंग। कह रहे जो जस्टिस है एनवायरमेंटल क्राइम्स के लिए, जो न्याय है, इसको डिस्पेंस किया जाना चाहिए, मीट आउट, डोल आउट किया जाना चाहिए बहुत तेज़ी से और बराबरी से, बिना किसी छेड़छाड़ के या छेड़छाड़ करने से पहले, टिंकर विद करने से पहले। टिंकर विद करना, छेड़छाड़ करना, और किसके साथ? लॉ के साथ में, ताकि लॉ को कम मनहूस बनाया जा सके, कम अपशगुना बनाया जा सके। तो लॉ बड़ा मनहूस है अपना, अपशगुना है, इससे सबको डर लगता है, इसको वैसे ही बना रहने दो। इससे आप तभी छेड़ करना जब जस्टिस से आप क्विकली डिलीवरी करवाना सीख जाओ। जस्टिस की वर्ब है मस्ट बी डिस्पेंस्ड। टिंकर विद, मेडल विद, फिडल विद, टेम्पर विद, सबका मतलब है किसी चीज़ से, समझ गए ना, छेड़छाड़। फॉरवर्डिंग का मतलब आपको बताया था मैंने, जो ओमिनस हो, जो अपशगुन भरा हो, जो मनहूस हो। चलो यहीं पे रैप अप करेंगे सेशन को। आ जाओ अपने क्विज़ पे आज के। सिंपल आर्टिकल, सिंपल सा क्विज़, 5 क्वेश्चन है आपके सामने। कहाँ गए हम? यहाँ मिलेंगी 2 एरर्स। एरर्स को मैं हिंट्स के साथ में डाल रहा हूँ, ढूंढनी आपको खुद को है। पहली एरर मिलेगी हैव नाम की पॉजिटिव वर्ब के साथ में, और दूसरी एरर मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशंस इस वर्ड के साथ में। तो सही करके, मतलब इसका सही फॉर्म ढूंढना है इस सेंटेंस का, एरर्स को करेक्ट करके।
थर्ड के अंदर आपसे पूछा है पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट को क्या बोलते हैं, कारावास को क्या बोलते हैं। कारावास के लिए सही वर्ड को निकाल लो और बाकी के 3 वर्ड्स भी आपको आने चाहिए। मान लीजिए कारावास का आंसर है प्रिवेलिंग, तो आपको इनकार्सिरेशन, कॉर्नरस्टोन और टिंकर तीनों का मीनिंग भी निकालना है। चौथे में क्लोज टेस्ट है, आपसे पूछा है सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव में क्या फ़र्क होता है। मैंने आपसे भी पूछा भी था क्लास के दौरान। सब्सटेंटिव और सब्सटेंशियल वर्ड को गूगल करो, एक का मीनिंग बता चुका हूँ, एक का निकाल लो और सही वर्ड को आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। और 5वें में आपसे पूछा है ऑस्पिशियस, ऑमिनस, फॉरवर्डिंग या वॉयलेटर, चारों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे लगेगा। अपशगुना, मनहूस, शगुन भरा, कैसा वर्ड आप यहाँ पे यूज़ करोगे, मीनिंग के हिसाब से सही वर्ड को यूज़ करो। 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में हिंट्स के साथ रखे हुए हैं, हिंट्स को चेक कर लो। फर्स्ट कमेंट में आंसर मिलेगा सबसे ऊपर, पिन कमेंट में जाओ, आंसर देख लो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले, कमेंट्स में अपने मार्क्स को पोस्ट करें। मुलाकात होगी कल। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, एप्लीकेशन, ये हमारा नंबर है, इस पर मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप पे राइटिंग स्किल्स, एसएससी और बैंकिंग तीनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर कोई भी एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, ऐप पे जाके कोर्सेज का फ़ायदा ले सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।